एक्सरसाइज नंबर 3.5 एनसीईआरटी पेज नंबर 62 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फॉर विच वैल्यू ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, कब होते हैं? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अगर इक्वल टू c1/c2 है तो तब ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब भी मैनी सॉल्यूशन ही है। तो इसलिए इसकी फर्स्ट पार्ट को लिख लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल है 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक, तो यहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू a माइनस बी, इसी तरह b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल्स टू a प्लस बी, c1 इक्वल, सवाल पढ़ा तूने? नहीं पढ़ा ना? और पीछे का फॉर्मूला भी याद नहीं करा होने का? तो क्वेश्चन पढ़ो ना। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि जो नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है दोनों क्वेश्चन इक्वेशन के। तो जब मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो तब a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होता है कि नहीं होता है? तो वही तो आइडेंटिटी इसमें लगेगी अब। हाँ, तो ऐसे ही लगेगा। परेशान क्यों हो रहा? परेशान ना होवे, इससे अगली एक्सरसाइज भी है, उसमें तो पूरी की पूरी बिना आइडेंटिटी लगाए, मतलब बिना एक्स वाई माने ही कर देंगे हम। ए बी मानने का ही नहीं, बिना ए बी माने ही सॉल्व कर दूंगा। तो भैया देखते रहो पहले। इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। पहली बार 2/a माइनस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2 को रखा जाएगा। फिर दोबारा 3/a प्लस बी इक्वल टू इससे रखा जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से सोल्व करके। तो पहले हम क्या करेंगे? 2/a माइनस बी इक्वल टू रखेंगे 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a माइनस बी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 6a प्लस 2b माइनस के 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b, 7a माइनस 7b। ठीक है, तो 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। तो ये वाला फंक्शन उधर ले जाइए, a और b दोनों चीजें, और माइनस 4 इधर ही रह जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो 6a में से 7a से सब्ट्रैक्ट होगा आपका 6a, बिल्कुल इसी तरह माइनस का 7b, ये जब उधर चला जाएगा तो प्लस माइनस 2b होगा और इक्वल टू माइनस 4। बात समझ में आई? रुकिए, साफ नहीं दिख रहा ना। 3 2 जा 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। ठीक, तो अब इसे 6a इस वाले फंक्शन को उधर कर लीजिए, तो इसमें से a भी इधर करेंगे, माइनस 4 को एज इट इज रहने देंगे,
तो -4 इसी वजह से मैंने एज इट इज रहने दिया। तो 7a से 6a को सब्ट्रैक्ट मैं कर दूंगा। इसी तरह 7b में से प्लस का 2b है तो उधर जाके माइनस का 2b ये होगा। तो इस तरीके से 7a में से 6a सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा? a बचा। तो a माइनस 7 और 2 कितने हो गए? 9 नहीं 8 9 हो गए ना। 9b इक्वल टू -4। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। a माइनस 9b -4 इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ करो। तो देखो भाई, फर्स्ट इक्वेशन a माइनस 9b इक्वल्स टू -4 था। a माइनस 9b इक्वल्स टू -4 था फर्स्ट इक्वेशन जो बनी थी। अब सेकंड इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे? पहले हमने a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 रखा था। अब हम b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 रख देंगे। तो 7 अपॉन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b। ठीक, तो 3 की मल्टीप्लाई करिए, 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो 7a प्लस 7b दोनों इधर ट्रांसफर कर लेंगे, 6 को उधर कर लेंगे। तो 9a माइनस 7a होगा प्लस 3b माइनस 7b होगा इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा, कितना बचा? 2a बच गया, 2a। और यहाँ पर कितना बचा? माइनस के 4b इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लेंगे, रिड्यूस मतलब छोटा कर लेंगे। ऊपर से 2 को कॉमन ले लीजिए, इधर से मिटा रहा हूं भाई मैं। टू ए माइनस 4b इक्वल टू 6 है ना, तो ऊपर से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो a माइनस 2b इक्वल टू 6 आया। तो a माइनस 2b इक्वल टू 6/2 मतलब 3। तो a माइनस 2b इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इसके नीचे जस्ट फर्स्ट इक्वेशन को रखेंगे, a माइनस 9b इक्वल टू -4। ठीक है, तो इसलिए आपको किसी भी चीज को इलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वरना करना पड़ता फिर। तो इसलिए इसको नीचे वाली फंक्शन को माइनस से डिवाइड कर देंगे, मतलब सॉरी सब्ट्रैक्शन लिख दीजिए। सब्ट्रैक्शन क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो देखो भाई, a से a कैंसिल, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितने बचे? 7b बचे ना। इधर कितना बचा? 4 और 3 7 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आई? 7/7 मतलब 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ही तो आई। तो b की वैल्यू 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। b इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। b इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो b की वैल्यू 1 रखेंगे। 9 माइनस सॉरी a माइनस 9b इक्वल टू -4। a को a रहने दीजिए, 9 माइनस 1 कर देंगे इक्वल टू -4। a इक्वल टू कितना हुआ? -4 प्लस का 9। तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 बचेगा। a इक्वल टू 5 आएगा और b इक्वल टू 1। यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो मतलब यहां पर हमें एक लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है जिसमें हमें k की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे कि उसका कोई सॉल्यूशन ना आए। तो 3x प्लस y इक्वल टू 1 और सेकेंड है 2k माइनस 1 इंटू x प्लस
k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। तो देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। कैसा हंस रहे हो? आई मुझे, इनकी भी आई। हाँ तो देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता। कब नहीं होता? जब a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन हम a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू द b1 अपॉन b2 रखेंगे ना, इसीलिए a1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 और a2 की वैल्यू हमारे पास हो गई है 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू हो गई है 1 और b2 की हो गई है k माइनस 1। तो हम लोग a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो करना ही है हमें, तो इसलिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 कर दीजिए। तो c1 अपॉन c2 ऑटोमेटिक आ जाएगा जो चाहते हो आप। तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई से k की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1, 1 इंटू 2k माइनस 1, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। 2 कैसा आ गया? तो अब 2k इधर, तो जैसे कि यहां पर ये हो गया 2k माइनस 3, इधर से मिटा देंगे इसको। थ्री के में से 2k सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 3k माइनस 2k, 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। तो ये हुआ आपके पास k इक्वल टू कितना आया? 2 आ गया। देखो k की वैल्यू 2 जब इधर की तरफ रखेंगे ना तो यहां पर 1 आना चाहिए। तो k की 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो वो c1 अपॉन c2 ही होगा। तो इसलिए k इक्वल टू 2 करेक्ट आंसर है। बस क्या इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं, k की वैल्यू पूछी। इक्वेशन तो तब बनाएंगे जब k की वैल्यू के अलावा कुछ और पूछा ना, पर पूछा तो नहीं उन्होंने। अब इसके बाद है 2 के फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों हो चुके हैं। 3 देखिए, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपका सिलेबस में है नहीं, और जो क्या नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड था वो समझा दिया था मैंने, तो उससे इसे दोबारा से सोल्व अपने आप कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कल डिस्कस कर दूंगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मिटा दें क्वेश्चन नंबर 4। फोर का फर्स्ट पार्ट, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द डेज ऑन हैव टेकिंग फूड इन द मैस। देखिए एक यहाँ पर एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल का एक तो मंथली चार्ज जो फिक्स है,
तो यहां पर लिखेंगे मंथली चार्ज ऑफ द हॉस्टल इक्वल्स टू एक्स, मंथली चार्ज ऑफ हॉस्टल, मंथली चार्ज ऑफ द हॉस्टल इक्वल्स टू एक्स रुपीज, ठीक। और पर डे मैस चार्ज, पर डे मेस चार्ज मतलब जो उसका खाने का चार्ज है पर डे का, वो आप वाई मान लेंगे, वाई रुपीज, ठीक है। तो यहां पर वहन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन या फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट में कहा है आपको वहन स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days सी हैज पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट होती है जो क्या काम करती है, 20 days तक खाने को लेती है और फिर उसके बाद 1000 रुपीज़ पे करती है। तो इसमें उसने एक्स रुपीज़ तो भाई हॉस्टल चार्ज पे करा होगा, वो तो फिक्स ही होगा। फिर उसके बाद 20 days उसने खाना लिया होगा, तो 20 वाई और हो गया होगा उसमें ऐड इंक्लूड, क्योंकि अगर उसने 30 days लिया होता तो 30 आता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए वहन स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 days, तो खाना उसने 20 days तक लिया, तो वाई रुपीज़ का खाना एक दिन का है ना, तो 20 days का खाना 20 वाई रुपीज़ का हो गया, एक्स रुपीज़ उसके किराए के हो गए। तो एक्स प्लस 20 वाई टोटल पैसे कितने दिए उस लड़की ने, 1000 रुपीज़ दिए, तो 1000 लिख देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि वेयर्स अ स्टूडेंट बी हुज टेक्स फूड 26 days, उसने खाने को 26 days तक लिया मैथ से, और 1180 रुपीज़ उसने हॉस्टल चार्ज के रूप में पे करा। तो एक्स रुपये क्या थे, वो हॉस्टल के किराए के थे, और फिर प्लस 26 days थे जितने दिन उसने खाने को लिया था। तो पेमेंट कितने रुपए का करा उसने, 1180 रुपीज़ का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, भाई एक्स तो सेम ही है तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहली और सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करने पर तो ये वैल्यू माइनस हो गई, ये माइनस हो गई, ये माइनस हो गया, तो x से x को कैंसिल कर देंगे। तो 26 में से 20 सबट्रैक्ट करा तो माइनस के 6y बचे, तो 1180 में से जब हम 180 बच गया माइनस का, तो जी माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें, तो y इक्वल टू कितना होगा, 180/6 30। तो एक दिन का खाने का जो चार्ज है वो 30 रुपये है। y इक्वल टू 30 आया क्योंकि y रुपीज़ माने थे ना हमने। तो अब y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो ये वाली इक्वेशन है x प्लस 20y इक्वल टू 1000। तो पुट कर लोगे आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो जिसकी जो भी x की वैल्यू आएगी वो बता दीजिएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट मिटा दूं, अब इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वही फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है, खुद कर लीजिएगा। अब इसका अब हम करा रहे हैं थर्ड पार्ट, सेकंड बच्चे खुद कर लेंगे, थर्ड करो। यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, एक टेस्ट होता है जिसमें यस को 40 नंबर मिलते हैं, ठीक है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच गलत रॉन्ग आंसर। अब बोलेगा नहीं कोई भी। अब देखो भाई, इसके बाद है 4 का थर्ड पार्ट। 4 के थर्ड पार्ट में है यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में यस को 40 नंबर मिले। कितने नंबर मिले, 40, जिसमें से 3 नंबर उसको मिलते हैं राइट आंसर के।
गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूज 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो गलत मतलब जो उसने क्वेश्चन गलत कर दिया उसका 1 नंबर उसका कट गया है, और क्या बोलते हैं 3 मार्क्स उसको सही आंसर के मिले हैं। तो उसने कितने क्वेश्चन सही और कितने उसने क्वेश्चन गलत करे थे, तो ये हमें बताना होगा। तो पहले वाले स्टेटमेंट को देख लेंगे। पहले ये करेंगे, लेट यस let yes right answers equals to x, let wrong answers equals to y। तो फर्स्ट स्टेटमेंट टोटल मार्क्स कितने हैं 40 जो उसको मिले हैं। टोटल मार्क्स गेट बाई यस इक्वल टू 40, ये दिया हुआ आपको 40 मार्क्स मिले थे उसको। कब मिले थे? जब उसके 3 नंबर उसको मिले थे राइट आंसर पर, 1 नंबर उसका कटा था रॉन्ग आंसर पर। तो टोटल उसको अगर सही आंसर के मिले होंगे तो वो 3x मिले होंगे, ठीक 3x मिले होंगे, और माइनस के y उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गए टोटल में से, तो तब उसे 40 मार्क्स मिले होंगे। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके रॉन्ग आंसर वाले मार्क्स को देखा जाता है, फिर उसमें से जो गलत होते हैं गलत वाले आंसर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है टोटल में से। तो जैसे मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग करूँगा मैं 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन लूँगा, मतलब एक सही आंसर के 3 मार्क्स और गलत आंसर के 1 मार्क्स मुझे काटने हैं। तो 10 नंबर का 10 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर अगर होता तो उसमें मान लो आपके 7 क्वेश्चन सही होते, 7 क्वेश्चन सही होते, तो 7 3 जा कितने होते 21 होते, ठीक है जी। अब इसके बाद अगले 3 क्वेश्चन तुम्हारे गलत होते, तो 3 मार्क्स आपके गलत नंबर के, इसमें से 21 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके आपको 18 मार्क्स मिलते, 3 मार्क्स नेगेटिव के होते। इस तरीके की मार्किंग नेगेटिव कही जाती है। तो इस तरीके की नेगेटिव मार्किंग यहां पर हुई है, ठीक। तो इसलिए यस को सही जवाब के टोटल एक्स क्वेश्चन थे और गलत जवाब के उसके वाई क्वेश्चन थे, तो इसीलिए मैंने 3x में से y को सब्ट्रैक्ट करके 40 लिख दिया। क्वेश्चन हो गया, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट, में कहते हैं had 4 marks have awarded for correct answer, 2 marks been deducted for incorrect answer। फोन करूँगा इनके अगर अभी। देन यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। अगर मान लीजिए कि यस को 4 नंबर सही आंसर के और 2 नंबर उसके गलत आंसर के कटते तो उसे टोटल 50 मार्क्स मिलते। तो मतलब अब क्या है कि 4x उसको सही नंबर के सही आंसर के मिलते और 2y उसके गलत आंसर के कटते, तो उसको 50 मार्क्स मिलते। तो अब इस दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा।